हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जितने आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर जो है राइट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड। ठीक है, जो भी बिल होता है, अगर बात करें बिल जो होता है अमेंडमेंट के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको कहाँ पे प्रेजेंट किया जा सकता है? लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जहाँ लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि कोई भी अगर बिल है आप उसको बिल को लोकसभा में, जहाँ बिल को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी भी जगह उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। अब जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जानना बिल क्या होता है। जहाँ पे मैं बिल के बारे में आपको बताना चाहूँगा, बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एक ड्राफ्ट बना, जैसे कोई एक चीज़ में आपको बताना चाहूँगा, एक ड्राफ्ट बनाया गया, उस ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें जो है लिखी गई कि हम क्या चीज़ें बनाने वाले हैं। फिर उस ड्राफ्ट को लेके गए पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर जब उस ड्राफ्ट को लेके जाते हैं तो वो बन जाता है एक बिल, उसको बोलते हैं बिल बन जाता है। ठीक है, वो लोकसभा और राज्यसभा में जब उसको पास किया जाता है, फिर चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, फिर एक बिल जाके एक एक्ट बनता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल और एक्ट में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो करता है लेस्ड ऑन द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। 342 है, 358 है, 368 है या 378। तो जहां पे आप देख सकते हैं आंसर रहेगा इसका 368। आर्टिकल 368 के बारे में बताया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जाती है, हमने आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हमने उसको वार्ड किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट जो की जाती है, ये हमने जो इसका जो फीचर है इसको बारोड किया गया था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे आपके कुछ और भी हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमने यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। फिर उसके बाद डीपीएसपी हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फीचर्स हैं हमने उसको बारोड किया गया है। तो अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जाती है, ये हमने बारोड किया गया था। कहाँ से किया गया था? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आर्टिकल 368 के अंदर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो बिल है वो पास करना जरूरी है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? इसमें से आप बता सकते हैं कि फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी। तो जहां पे कौन सा ऐसा बिल है जिसको दोनों हाउसेस से पास किया जाता है और स्पेशल मेजोरिटी से? एक ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो आंसर क्या रहेगा? जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है इसको दोनों हाउस से पास करना पड़ता है। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी वो होती है जिसको हम 2/3 से किसी भी जब बिल को हम पास करते हैं 2/3 मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 249 के अंदर बताया गया है कि 2/3 जो मेंबर्स होते हैं जब प्रेजेंट होंगे और वोटिंग करें, ये आपके आगे स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, ये यूज की जाती है राज्यसभा टू पास ए राज्यसभा रेजोल्यूशन, ताकि इंपावर किया जा सके पार्लियामेंट को टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टेट लिस्ट होती है, 3 आपको बताना चाहूँगा। स्टेट लिस्ट, उसके बाद यूनियन लिस्ट, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी लॉज होते हैं वो किसके पास होते हैं? यानी कि जो भी उसमें जो लॉज बनाए जाते हैं वो स्टेट लिस्ट के पास पावर्स होती हैं, यानी कि स्टेट के पास पावर होती है। यूनियन के वाली सेंटर के पास, और कंकरेंट के लिस्ट के पास, जहाँ पे उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर वहाँ पे लॉज बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट इसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर और कंकरेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट जो पावर है टू वीटो अ बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड जहां पे लिखा हुआ है शैल गिव हिज एसेंट बाय हिज विच अमेंडमेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जो पावर होती है वीटो, यानी कि जो वीटो प्रेसिडेंट की पावर्स होती है
बिल के ऊपर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए ये एज बिन टेकन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड, जैसे मतलब दिया गया है कि उनको अपनी जो है वहाँ पर क्या देनी होगी, एसेंट देनी होगी, ठीक है, सहमति देनी होगी। जैसे लास्ट कोई एक बिल है, बिल एक लास्ट एक पास होता है, पास प्रेसिडेंट एसेंट के बाद वहाँ पे उसको पास किया जाता है, फिर वो एक जाके एक्ट बनता है। तो ये कौन सी अमेंडमेंट के अंदर किया गया था? 44 अमेंडमेंट, 23rd अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट? तो इसको किया गया था 44th अमेंडमेंट। जहां पे आपको एक चीज नोट करनी है, 44 अमेंडमेंट कब हुई थी? 1978 के अंदर, ठीक है, 1978 आपको ईयर पता होना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 के अंदर। आगे मैं आपको इसको कवर करता जाऊंगा। 44 अमेंडमेंट का ईयर कौन सा है? 1978 के अंदर इसको किया गया, ठीक है, 44 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अमेंड ऑफ द अपर हाउस रिजेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास बाय द लोअर हाउस। तो आपने जहां पे देखना है कि अगर किसी कारणवश एक अपर हाउस जो है बिल को रिजेक्ट कर देता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर देता जो कि पास किया गया था लोअर हाउस। अपर हाउस क्या होता है फ्रेंड्स? अपर हाउस बोला जाता है राज्यसभा को। अपर हाउस किसको बोला जाता है? राज्यसभा को। लोअर हाउस कौन सा होता है? लोअर हाउस बोला जाता है लोकसभा को। पार्लियामेंट के दो हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। अपर हाउस के जो मेंबर्स का टेन्यूर रहता है वो 6 ईयर रहता है। लोकसभा के मेंबर का टेन्यूर रहता है 5 ईयर, जैसे हमारे एमपीज हो गए, ठीक है। उसके बाद अपर हाउस यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको अपर हाउस यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज जो है 30 ईयर होना जरूरी है, और लोकसभा का यानी कि आपको अगर एमपी बनना है आपकी एज 25 होना जरूरी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? जो बिल हैव टू बी ड्राफ्ट, क्या बिल को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ज्वाइंट सिटिंग जो होती है बहुत हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उससे कन्वीन किया जा सकता है टू कंसीडर द बिल एंड पास द बिल। उसके बाद बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इफ द लोकसभा passes it again to the 2/3 मेजोरिटी। और जो बिल है शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डिस्पाइट द डिसअप्रूवल ऑफ द बिल बाय द अपर हाउस। सो आंसर क्या रहेगा जहाँ पे? ऑप्शन ए, यानी कि जब भी किसी कारणवश अपर हाउस रिजेक्ट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन बिल को जो कि पास किया गया था लोअर हाउस के द्वारा, वो क्या करना पड़ता है? द बिल हैव टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है, उसको बिल को क्या करना पड़ता है? ड्रॉप्ट करना पड़ता है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the first bill for the amendment of the Indian Constitution presented? सबसे पहला जो बिल है कब, जो बिल जो था पहला बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के लिए कब प्रेजेंटेड किया गया इसको? 1950 के अंदर, 1951 के अंदर, 1955 या 1958? सो आंसर क्या रहेगा जहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बनेगा जहाँ पे 1951 के अंदर जो पहला जो फर्स्ट बिल जो था फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रेजेंट किया गया 1951 के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन बी बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। 9th शेड्यूल जो ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कब ऐड किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट में, 8th अमेंडमेंट में, 9th अमेंडमेंट में या 42nd अमेंडमेंट में? सो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर इसको ऐड किया गया। 9th शेड्यूल जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ऐड किया गया बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास इन 1951 वाज रिलेटेड टू। जहां पे आपको पता चला गया कि पहला जो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल जो किया गया था वो 1951 के अंदर किया गया था, मगर जी किसके रिलेटेड था? क्या ये सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री से रिलेटेड था, या सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड था, या प्रोटेक्शन ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स, या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड था? सो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा, यानी कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था ये रिलेटेड था प्रोटेक्शन ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, जहाँ पे देखिए एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या होते हैं। एग्रेरियन रिफॉर्म्स कैन रेफर इधर नैरोली टू गवर्नमेंट इनिशिएटेड और गवर्नमेंट बैक्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जहाँ पे बात की गई है कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। यहाँ पे सी लैंड रिफॉर्म्स, और ब्रॉडली यहाँ पे बोला गया है कि ओवरऑल रीडायरेक्शन करना ऑफ द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द कंट्री विच ऑफन इंक्लूड्स लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स। तो जहाँ पे आप सिंपली अगर कोई भी आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, जहाँ इसमें मिलता है आपको लैंड रिफॉर्म मेजर्स, ये आपको सीधा सा आपको क्या करना है, ये आपको बोलना है कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर किया गया, और ये फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी? 1951 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू जो एजुकेशन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया 86 अमेंडमेंट, जो कि कब एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट के अंदर। तो 2002 के अंदर, 2004 के अंदर, 2008 के या 2010 के अंदर। सो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन ए, यानी कि 2000। यहाँ पे आपको ये अमेंडमेंट का ईयर आपको पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2002 के अंदर जो 86 अमेंडमेंट होती है उसके अंदर जो है राइट टू एजुकेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। देखिए
86 अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, यानी कि 6 से जो 14 साल के जो बच्चे हैं, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 6, और इसको इंसर्ट किया गया, यानी कि इसको ऐड किया गया 21A आर्टिकल 21A के अंदर, जिसमें नाम दिया गया राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो 21A किसके अंदर आता है? ये फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है। तो आपको जहां पे नोट करना है 86 अमेंडमेंट के अंदर, 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर इसको ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जहां पे 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है कि किससे डील करता है। 93rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किससे डील करता है? कंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब्स, free and compulsory education for all children between the age of 6 to 14 year, reservation of 30% post for women in government recruitments, या allocation of more number of parliamentary seats for recently formed states। so आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है डील करता है किससे? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन से। कितने भी बच्चे हैं, जिनकी बच्चों की एज 6 से लेके 14 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अमेंडमेंट के दौरान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जब टर्म जो कोऑपरेटिव था उसको ऐड किया गया आर्टिकल 19 के अंदर? ठीक है, तो आपने जहां पे बताना है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज एडेड इन आर्टिकल 19। तो ऑप्शन बनेंगे आपके पास 42nd अमेंडमेंट 1976, 73rd अमेंडमेंट 1993, 97 अमेंडमेंट 2011 या 36 अमेंडमेंट 1975। सो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि 97 अमेंडमेंट हुई थी 2011 के अंदर। उस जो 97 अमेंडमेंट के दौरान ही इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को टर्म को ऐड किया गया आर्टिकल 19 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2011 के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन देता है कि इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो ये आप देख सकते हैं कुछ एक साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे by which constitutional amendment OBC have been given 27% reservation in the admission to educational institutions। तो कौन सी अमेंडमेंट के दौरान जो ओबीसी जो कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं जो उनको रिजर्वेशन दी जाती है 27% रिजर्वेशन इन द एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो आंसर क्या बनेगा? 92nd, 93rd, 94 या 96। सो आंसर बनेगा जहां पे बी ऑप्शन 93rd अमेंडमेंट हुई थी उसके दौरान जो ओबीसी है ओबीसी को 27% जहां पे, तो 93rd अमेंडमेंट हुई थी 2006 के अंदर। इसके अंदर ओबीसी को 27% जो रिजर्वेशन दी गई, कहाँ पे, किस बेसिस के ऊपर? इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय द मेंबर इलेक्टेड ऑन अ पार्टी टिकट ऑन द लेजिस्लेचर। तो इसमें से आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय द मेंबर इलेक्टेड ऑन ए पार्टी टिकट ऑन द लेजिस्लेचर। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक लॉ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, यानी कि जहां पे आप देख सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं जे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1985 के अंदर। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बैन किया गया फ्लोर क्रॉसिंग को बाय द मेंबर इलेक्टेड ऑन ए पार्टी टिकट टू द लेजिस्लेचर। तो जहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग की बात की गई है कि फ्लोर क्रॉसिंग है क्या? पार्लियामेंट जहाँ पे गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट और अपोजिशन मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो रिफ्यूज करते हैं वोट विद हिज और हिज ओन पार्टी, यानी कि ऐसे पार्लियामेंट के मेंबर जो कि वोट देने से मना करते हैं और जो अपने पार्टी के अंदर, यानी कि वो वोट किसको नहीं देते हैं, रिफ्यूजेस टू वोट विद हिज और हर ओन पार्टी। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डिवीजन एंड क्रॉसेस द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट्री चैम्बर टू वोट विद द अपोजिंग साइड। ठीक है, एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे कोई ऐसा कोई जहाँ पे कोई चीज़ पास की जा रही है, वो जहाँ पे वोट नहीं देंगे, यानी कि दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे, अपनी पार्टी के अगेंस्ट चले जाएंगे, उसको बोलते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर्ट्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इनटू द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इसमें से कौन सी अमेंडमेंट के दौरान जो टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, इनको कन्वर्ट किया गया नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। तो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? ये हुई थी 69th अमेंडमेंट। और जहां पे आप बताना चाहूंगा 69th जो अमेंडमेंट हुई थी ये 1991 के अंदर हुई थी। इसके अकॉर्डिंगली एक स्पेशल स्टेटस जो है यूटी ऑफ दिल्ली
बाय डिजाइनिंग इट हैज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और जो अमेंडमेंट हुई थी ये प्रोवाइड करती थी क्रिएशन ऑफ 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें और 7th मेंबर जो थे कौंसिल मिनिस्टर थे फॉर दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के जो उसमें 7th कौंसिल मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा जहाँ पे, ऑप्शन ए 69th। ऐसे आपको क्वेश्चन आता है कि दिल्ली कैपिटल कब बनी इंडिया की, तो ऐसे आपको देखा होगा कई बार 1911 में, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है किससे रिलेटेड है, सो ऑप्शन बनेगा आपका डिफेक्शन से। तो किसके रिलेटेड है, डिफेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जहां पे बताना चाहूंगा 52nd जो अमेंडमेंट एक्ट आया 1985 के अंदर, जहां पे प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, कौन से मेंबर की, पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर के ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। ये किसके ग्राउंड में डिफेक्शन के, फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर, ये जो दिस केम टू बी नोन एज, इसको बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये रिलेटेड किससे रिलेटेड है, ये डिफेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई जो रिलेटेड है लोअरिंग द एज ऑफ वोटर्स। अब जहां पे बताना चाहूंगा, कुछ एक कैंडिडेट्स के माइंड में डाउट होगा कि जब हमने वोट डालना शुरू किए उस समय जो एज थी वो 18 ईयर थी, ये गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें एक अमेंडमेंट की गई, उस अमेंडमेंट के दौरान मैं बताना चाहूंगा इसकी एज जो थी, वोटिंग की एज को उसको कम किया गया। क्या इसको 61st अमेंडमेंट के अंदर किया गया या 44 अमेंडमेंट के अंदर, 42nd अमेंडमेंट या 24th अमेंडमेंट के अंदर, इसको किया गया 61st अमेंडमेंट के अंदर। जब आप देख सकते हैं कि 61st एक अमेंडमेंट होती है 1988 के अंदर, जहां पे वोटिंग एज जो है इलेक्शंस के लिए, यानी कि बात करें लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, जैसे लोकसभा के एमपी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए, उस समय जो एज थी वो कैंडिडेट की एज थी इससे पहले 21st, यानी कि 21 जो अगर पर्सन होगा वो ही वोट कास्ट कर सकता था, 18 ईयर वाला नहीं कर सकता था। 61st अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1988 के अंदर, उन्होंने वोटिंग एज को 21 से 18 कर दी, यानी कि 21 साल जो थी वोट डालने की एज थी उसको 18 साल कर दिया। तो इसको आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन हिंदी, बात अथोराइज टू बी पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन हिंदी, उसको अथोराइज किया गया पब्लिश करने के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान, तो 52nd है, 58 है, 59th है या 60 है। सो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बनेगा, यानी कि 58th अमेंडमेंट जो हुई थी 1987 के अंदर, इसके अंदर इसको किया गया। सेकंड बात करें, उसके आगे बात करें, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है जो मेक्स प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है SC एंड ST की लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अंदर। ये 76 अमेंडमेंट हुई थी, 77, 78 या 79। सो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी 79th अमेंडमेंट। 79th अमेंडमेंट के दौरान जो रिजर्वेशन ऑफ जो सीट्स थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इसको किया गया, इसके लिए लोकसभा के अंदर और राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं 79th अमेंडमेंट हुई थी इंडिया के अंदर, जो कब हुई थी, 79th अमेंडमेंट हुई थी 1999 के अंदर, जो एक्सटेंड करती है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात की जाए तो यहां पे बताना है कि आपने इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तो जहां पे आपने बताना है कि फंडामेंटल राइट के अंदर, जहां पे आपने बताना कि इंडिया के अंदर किसके पास अथॉरिटी होती है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की। लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ये पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास, ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास होती है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट के बारे में आप सभी जानते होंगे, आर्टिकल 12 से लेके 35, ठीक है। कौन से पार्ट में आता है, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए गए हैं, USA की कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है इसको अमेंड करने की। कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6 फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज टर्म्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ये बोला जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, ठीक है। ऑप्शन बनेगा ए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुई थी, 1976 के अंदर। इसमें बहुत सारी चीजें जो है ऐड की गई थी, तभी इसमें बात की गई तो इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें से आपने बताना है कि इसमें से कौन से केसेस के दौरान सुप्रीम कोर्ट जो है लिमिटेड करता है पावर जो है पार्लियामेंट के पास, यानी कि अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो इसमें क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, जहां पे गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। इस केसेस के दौरान जहां पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है लिमिटेड करता है पावर जो है पार्लियामेंट के पास टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटी से। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, 42nd है, 44, 46 या 50। तो आंसर बनेगा जहां पे 42nd अमेंडमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं जी हमने कहाँ से ली हैं, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको रशिया बोलते हैं, ठीक है। ये आप सारा का सारा जहां पे देख सकते हैं, ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which amendment of the constitution provides that no law passed to give effect to directive principles of state policy contained in article 39b and c shall be deemed to void on the ground that it abridges the right conferred by the article 14 and 19। सो आंसर क्या बनेगा, 25th अमेंडमेंट के अंदर किया गया, 28th, 42nd या 44। सो आंसर बनेगा 25th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which constitutional amendment bifurcated the combined national commission for scheduled caste and scheduled tribe into two separate bodies। इसमें से कौन सी अमेंडमेंट के दौरान जो नेशनल कमीशन था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, इसको बाइफरकेटेड किया गया, डिवाइड किया गया दो सेपरेट बॉडीज में। 42nd अमेंडमेंट की दौरान किया गया, 44th, 89th या 93rd। सो आंसर बनेगा जहां पे ऑप्शन सी, जहां पे बनेगा 89th अमेंडमेंट के दौरान नेशनल कमीशन को बाइफरकेटेड किया गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो बनाए गए, इनको दो सेपरेट बॉडीज में किया गया। और ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 2003 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2012, ये किससे कंसर्न है, ये फ्री कंपलसरी एजुकेशन से कंसर्न है, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू डील विद टेररिज्म या प्रोविजन ऑफ लोकपाल टू प्रिवेंट करप्शन। सो आंसर बनेगा बी, जहां पे बात करें ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट लाया 2012 के अंदर, ये इससे कंसर्न है, ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन 98 अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू। जो 98 अमेंडमेंट बिल जो है ये किससे रिलेटेड है, ये इंपावरिंग द सेंटर टू लेवी एंड अप्रोप्रिएट सर्विसेज टैक्स, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन, या री एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस 2001, या डिमार्केशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स। सो आंसर बनेगा जहां पे ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन। तो ये आप देख सकते हैं 98th अमेंडमेंट जो बिल है ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लिमिट करती है साइज ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन मिनिस्ट्री। ये आपके आगे 78th अमेंडमेंट, 91st, 88th या 90th अमेंडमेंट। सो आंसर बनेगा जहां पे ऑप्शन बी, यानी कि 91st अमेंडमेंट जो है, 91st अमेंडमेंट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई थी, उसके अंदर जो लिमिट करती है जो साइज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 91st अमेंडमेंट होती है 2003 के अंदर, इसमें क्या बताया जाए, आप शॉर्ट टाइटल देख सकते हैं, आर्टिकल 75 के अंदर बताया गया है अब टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर्स और जो कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ये 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर्स होंगे उसके 15% से कौंसल ऑफ मिनिस्टर जो है ज़्यादा नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, ठीक है। शिल नॉट एक्सीड बिटवीन 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम को स्टेटस मिला स्टेट का, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान इसको किया गया, ये किया गया आपका ऑप्शन ए, यानी कि 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान मिजोरम को एक स्टेटस दिया गया, स्टेट का स्टेटस दिया गया, और 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1986 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम जो है कब बनती है फुल फ्लैश स्टेट, कौन सी अमेंडमेंट के दौरान इसको फुल फ्लैश स्टेट बनाया जाता है, ये बनाया जाता है इसको 36 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है 1975 के अंदर। उसके बाद कौन सी अमेंडमेंट के दौरान इंसर्ट किया गया आर्टिकल 21A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो प्रोवाइड करता है हमें राइट टू एजुकेशन। 86 अमेंडमेंट हुई थी, 87, 88 या 89। सो आंसर बनेगा जहां पे ऑप्शन ए, 86 अमेंडमेंट के दौरान राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया आर्टिकल 21A के अंदर। और 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर हुई थी। इसका एम क्या था, जितने भी बच्चे हैं 14 साल से कम उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना इन फॉर्मल स्कूल। ये जो एक्ट जो है ये क्या देता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बाय द स्टेट हैज़ बीन कवर्ड आर्टिकल 21A, जो कि कहाँ पे बताया गया, पार्ट 3 में। और पार्ट 3 कहाँ पे है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। उसके बाद एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय,
कोई भी अमेंडमेंट जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको कहाँ पे इनिशिएट किया गया जाता है? लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, या प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट के पास। सो आंसर क्या बनेगा जहाँ पे? ऑप्शन डी बनेगा जी। ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। जहाँ तो उसको लोकसभा में किया जाएगा, जहाँ उसको राज्यसभा में किया, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में किया जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, आज के थे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके रिलेटेड थे। इंडियन पॉलिटी के अंदर एक टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।